क्या तुम जानते हो दुनिया में एक ऐसी घंटी है जो 202 टन की है, दुनिया की सबसे बड़ी, और उसने आज तक एक भी आवाज नहीं निकाली, एक भी नहीं। एक ऐसी तलवार है जो 800 साल पहले बनी थी और उसे आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकती। एक ऐसा किला है जिसे एक अकेले आदमी ने बनाया 1100 टन के पत्थरों से रात के अंधेरे में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी एक रात पहले टूट गई थी। और एक ऐसी तलवार है जो एक पत्थर में धंसी है 12वीं सदी से आज तक। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री वो नहीं बताती जो तुम सोचते हो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी रहस्यमयी चीजों की बातें बताऊंगा जो एग्जिस्ट करती हैं, जो रियल हैं, लेकिन जिनका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेडी लेक ओस्वेरी, हड्डियों का वो चर्च जो तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। चेक रिपब्लिक के कुतना होरा शहर में एक छोटा सा गॉथिक चर्च है, सेडी लेक ओस्वेरी। बाहर से यह बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके अंदर जाता है और नीचे उसके बेसमेंट में उतरता है, सब कुछ बदल जाता है। वहाँ एक झूमर लटका है, लेकिन वह क्रिस्टल का नहीं, इंसानी हड्डियों का बना हुआ है। दीवारों पर गार्लैंड्स हैं, फूलों की नहीं, खोपड़ियों की। कोनों में पिरामिड्स खड़ी हैं, हड्डियों की। पूरे ओस्वेरी में लगभग 40,000 से 70,000 लोगों की हड्डियां इस्तेमाल की गई हैं, और उन्हें इस तरह सजाया गया है कि वह एक साथ डरावना भी लगता है और अजीब तरह से सुंदर भी। इस कहानी की शुरुआत 1278 में हुई। उस समय बोहेमिया के राजा ऑटोकार दी ऑफ बोहेमिया ने सेडलेच मोनेस्टेरी के एबट हेनरी को जेरूसलम भेजा। वहां से वह गोलगोथा की मिट्टी लेकर आए, वही जगह जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। उस पवित्र मिट्टी को सेडलेच के सेमेटेरी में बिखेर दिया गया। बस इतनी सी बात ने पूरे यूरोप में खबर फैला दी। लोग मानने लगे कि अगर उन्हें उस पवित्र मिट्टी में दफनाया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमीर लोग, नोबल फैमिलीज और दूर दूर से लोग सेडलिक आने लगे मरने के बाद यहीं दफन होने के लिए। फिर 14वीं सदी में आई भयानक महामारी ब्लैक डेथ। सिर्फ प्लेग से ही करीब 30,000 लोगों को उसी सेमेट्री में दफनाया गया। बाद में हसाइड वॉर्स के दौरान लगभग 10,000 और लोग मारे गए। कब्रिस्तान जल्दी ही भर गया। नई कब्रों के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी कब्रों से हड्डियां निकालकर एक जगह जमा की जाने लगी। लगभग 1400 के आसपास वहां एक गोथिक चर्च बनाया गया और उसके नीचे ओस्वेरी बनाया गया, जहां उन हड्डियों को रखा जाने लगा जो खुदाई में निकलती थी। कहा जाता है कि एक आधे अंधे मंक ने अकेले ही हजारों हड्डियों को उठाकर साफ करके और पाइल्स में सजा कर रखा था। सदियां बीत गईं और हड्डियां वहीं पड़ी रहीं। फिर 1870 में श्वार्ज़ेनबर्ग फैमिली ने एक वुड कार्वर को बुलाया, फ्रांटिशेक रिंट। उसे काम दिया गया कि इन हड्डियों को व्यवस्थित करे, लेकिन रिंट ने जो किया वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने हड्डियों को ब्लीच किया, उन्हें साफ किया और उनसे आर्ट बनाना शुरू किया। उसने एक विशाल शैंडिलियर बनाया जिसमें इंसान के शरीर की हर हड्डी का इस्तेमाल किया गया। दीवारों पर गार्लैंड्स बनाई, श्वार्ज़ेनबर्ग फैमिली का कोट ऑफ आर्म्स बनाया और अपना सिग्नेचर भी हड्डियों से ही दीवार पर बना दिया, जैसे वह कह रहा हो कि यह उसकी मास्टरपीस है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। ये 40,000 लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो प्लेग से मरे, जो युद्धों में मरे और जो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें उस पवित्र जमीन में दफनाया जाए। उन्होंने सोचा होगा कि वे शांति से हमेशा के लिए सोएंगे, लेकिन आज उनकी हड्डियां एक शैंडिलियर हैं, एक कोट ऑफ आर्म्स है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह उनके साथ बेइज्जती है या फिर यह उन्हें हमेशा के लिए याद रखने का एक तरीका है? क्या यह कला है या हॉरर? शायद दोनों। क्योंकि जब कोई उस चैंडेलियर के नीचे खड़ा होकर ऊपर देखता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि ये हड्डियां कभी किसी इंसान की थीं, किसी माँ की, किसी पिता की, किसी बच्चे की, किसी ऐसे इंसान की जिसने भी कभी प्यार किया होगा, सपने देखे होंगे, डर महसूस किया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं। नंबर 2, ईस्टर द्वीप की मोआई मूर्तियां। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक द्वीप है, इतना एकाकी, इतना दूर कि निकटतम मानव बस्ती से लगभग 3,500 किलोमीटर तक केवल समुद्र ही समुद्र है। और उस उजाड़, तेज हवाओं से घिरे द्वीप पर खड़ी हैं 900 से अधिक विशाल पत्थर की मूर्तियां। वे तुम्हारी ओर नहीं देखती, वे समुद्र की ओर भी नहीं देखती, वे देखती हैं भीतर की ओर, उस स्थान की ओर जहां कभी एक संपूर्ण सभ्यता निवास करती थी। यही है ईस्टर द्वीप और यही है मोआई। रापा नुई के लोग लगभग 800 से 1200 ईस्वी के बीच यहाँ आए। उन्होंने इस द्वीप को बसाया, खेती की, समुदाय बनाया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह समझा नहीं पाया है। उन्होंने इन महाकाय पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया, कुछ 21 फुट ऊंची, कुछ का भार 80 टन तक। ये मोआई उनके मृत प्रमुखों के प्रतीक थे। उनका विश्वास था कि उनके पूर्वजों की आत्मिक शक्ति माना इन मूर्तियों में निवास करती है और वही शक्ति उनकी बस्ती की रक्षा करती है। इसलिए ये मूर्तियां अपने लोगों की ओर मुख किए खड़ी हैं।
वे प्रहरी हैं पत्थर में बंद, शाश्वत। पर रहस्य यह है कि इन्हें स्थानांतरित कैसे किया गया। रानो राराकू ज्वालामुखी से इनका पत्थर काटा जाता था और आज भी वहाँ कुछ अधूरी मोआई पड़ी हैं, मानो किसी ने अचानक काम बीच में ही छोड़ दिया हो, किसी आपात स्थिति में, किसी भय में। कुछ मूर्तियां कई मील दूर तक पहुंचाई गईं बिना पहियों के, बिना किसी आधुनिक यंत्र के। कैसे? रापा नुई की मौखिक परंपरा कहती है, माना से, आध्यात्मिक शक्ति से। आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर यह दिखाया कि रस्सियों से दाएं बाएं झुलाते हुए इन्हें चलाया जा सकता है, पर यह भी केवल एक सिद्धांत है। और फिर आई वह त्रासदी जो स्वयं उनके हाथों रची गई। मोआई बनाने के लिए उन्होंने पूरे द्वीप के जंगल काट डाले, वृक्ष समाप्त हो गए, खेती नष्ट हो गई, भोजन खत्म हो गया, आंतरिक युद्ध शुरू हो गए। एक सभ्यता ने अपने ही हाथों स्वयं को समाप्त कर दिया। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय आए जो बचे थे उन्हें दास बना लिया, बीमारियां फैली और एक संपूर्ण दुनिया मिट गई। आज जो मोआई खड़ी हैं, वे केवल पत्थर नहीं हैं, वे उस सभ्यता की अंतिम साक्षी हैं जो अपने ही महत्वाकांक्षा का शिकार बन गई। वे आज भी मौन खड़ी हैं, अपने उन लोगों की ओर देखती हुई जो अब इस संसार में नहीं है। नंबर 3, कोरल कैसल। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो पुस्तकों में नहीं लिखी जाती, जो संगमरमर में नहीं उकेरी जाती, जो कविता में नहीं मिलती। वे पत्थर में लिखी जाती हैं, 1100 टन पत्थर में। फ्लोरिडा के होमस्टेड में एक स्थान है कोरल कैसल और इसे एक अकेले व्यक्ति ने बनाया। 5 फुट लंबा, लगभग 45 किलोग्राम वजन वाला, बिना किसी सहायता के, रात के अंधेरे में, 28 वर्षों तक। उसका नाम था एडवर्ड लीड्स कैलनिन। 1887 में लातविया में जन्मे एडवर्ड को एक लड़की से प्रेम हो गया था, एग्नेस स्कूप्स्ट। वह उन्हें स्वीट 16 कहते थे क्योंकि वह उनसे 10 वर्ष छोटी थी। दोनों का विवाह निश्चित हो गया, घर सजाया गया, रिश्तेदार बुलाए गए और फिर विवाह से एक रात पहले एग्नेस ने मना कर दिया। बस, कोई कारण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। एडवर्ड का हृदय सचमुच टूट गया। वह लातविया छोड़कर कनाडा आए, फिर कैलिफोर्निया, फिर टेक्सास और अंततः फ्लोरिडा पहुंचे, मानो स्वयं से भाग रहे हों, मानो कोई स्थान उन्हें एग्नेस की स्मृति से दूर कर सके। फ्लोरिडा सिटी में उन्होंने एक जमीन खरीदी और 1923 में वह कार्य आरंभ हुआ जिसे आज तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई। उन्होंने अकेले रात के अंधेरे में उलाइट चूना पत्थर के 30 टन तक वजन वाले खंड उठाए, स्थानांतरित किए, तराशे, एक 9 टन का द्वार बनाया जो इतना संतुलित था कि एक बच्चा भी उसे उंगली से खोल सकता था। जब 1986 में वह द्वार अटक गया तो अभियंताओं को उसे ठीक करने के लिए 50 टन की क्रेन लानी पड़ी। भीतर जांच करने पर पाया गया कि उसमें केवल एक साधारण पुराना ट्रक बेयरिंग लगा था। एडवर्ड ने उसे बिना किसी आधुनिक उपकरण के पूर्णतः केंद्र में स्थापित किया था। उन्होंने एग्नेस के लिए हृदय आकृति की एक मेज बनाई, एक कुर्सी जहां वह बैठ सके, एक शयन कक्ष, एक दूरबीन जो ध्रुव तारे का अनुसरण करती थी और एक धूप घड़ी जो सटीक समय बताती थी। एग्नेस कभी नहीं आई। लोग एडवर्ड से पूछते, तुमने यह कैसे किया? वह बस मुस्कुरा देते और कहते, मैं उन लोगों के रहस्यों को समझता हूँ जिन्होंने पिरामिड बनाए। इससे अधिक उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। 1951 में एक सुबह उन्होंने द्वार पर एक पर्ची लगाई, अस्पताल जा रहा हूँ। वह अकेले बस से गए। 28 दिन बाद गुर्दा विफलता से उनका निधन हो गया, अकेले। उनके होठों पर एग्नेस का नाम था पर किसी ने नहीं सुना। आज कोरल कैसल एक संग्रहालय है। लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग रात में वहां खड़े होते हैं वे महसूस करते हैं उन पत्थरों में एक गर्माहट है, एक पीड़ा है, एक प्रेम है जो 1100 टन पत्थर में जमकर अमर हो गया है। नंबर 4, तिसर बेल। मॉस्को के क्रेमलिन में एक घंटी है, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, 202 टन वजन, लगभग 6 मीटर ऊंचाई। उसके कांस्य पर मसीह की आकृतियां उकेरी गई हैं, संतों की नक्काशियां अंकित हैं और वह कभी एक बार भी नहीं बची। 1730 में रूसी महारानी अन्ना इवानोवना ने एक स्वप्न देखा। रूस को संसार के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी थी, एक ऐसी घंटी के माध्यम से जैसी न किसी ने बनाई हो न किसी ने सुनी हो। इवान मोटोरिन और उनके पुत्र मिखाइल ने यह चुनौती स्वीकार की। क्रेमलिन के भीतर एक विशाल ढलाई कार्यशाला स्थापित की गई। हजारों टन कांस्य पिघलाया गया। 1734 से 35 में वह घंटी ढाली गई अभियांत्रिकी का एक चमत्कार, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। 1737 में क्रेमलिन में भीषण आग लगी। जिस गड्ढे में घंटी ठंडी हो रही थी वहां तक लपटें पहुंच गईं। घबराहट में श्रमिकों ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। तप्त कांस्य पर ठंडा जल और घंटी 11 स्थानों से फट गई। लगभग 11 टन वजन का एक विशाल टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा। वह टुकड़ा आज भी उसके पास ही रखा है। लगभग 100 वर्षों तक वह उसी गड्ढे में पड़ी रही।
1836 में उसे बाहर निकाला गया और एक मंच पर स्थापित कर दिया गया, जहां वह आज भी स्थित है मौन। वह कभी नहीं बजी और अब कभी बजेगी भी नहीं। दुनिया की सबसे विशाल घंटी जिसने कभी एक भी ध्वनि उत्पन्न नहीं की, यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी। नंबर 5, उल्फ बेरहट तलवारें। 9वीं शताब्दी, उत्तरी यूरोप। एक वाइकिंग योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है। उसके हाथ में एक तलवार है और उस तलवार पर एक नाम अंकित है, +VLFBERH+T। शत्रु उसे देखता है और भयभीत हो जाता है, क्योंकि उल्फ बेरहट केवल एक तलवार नहीं थी, वह मानो मृत्यु का फरमान थी। 1000 वर्ष बाद जब वैज्ञानिकों ने इन तलवारों की जांच की तो वे चकित रह गए। इनमें क्रूसिबल इस्पात प्रयुक्त था, ऐसी धातु जिसे बनाने के लिए धातु को 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ता है। यह तकनीक यूरोप में औद्योगिक क्रांति तक नहीं पहुंची थी, अर्थात लगभग 800 वर्ष बाद। तो फिर 9वीं शताब्दी के वाइकिंग्स के पास यह कैसे पहुंची? अब तक 167 उल्फ बेरहट तलवारें प्राप्त हुई हैं। उनमें से 134 असली मानी जाती हैं, वास्तविक क्रूसिबल इस्पात से बनी हुई, और 33 नकली हैं, उसी काल के वे कारीगर जो उल्फ बेरहट नाम का लाभ उठाना चाहते थे। सोचिए, उस युग में भी नाम की नकल की जाती थी। एक सिद्धांत वोल्गा वाइकिंग्स का है। वे वाइकिंग्स जो वोल्गा नदी के मार्ग से मध्य एशिया तक जाते थे। भारत और फारस में क्रूसिबल इस्पात बनता था। संभव है कि उन्होंने वहां से इस्पात आयात किया हो या उस रहस्य को सीख लिया हो। लगभग 200 वर्षों तक यह तकनीक उनके पास रही। फिर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास वह व्यापार मार्ग बंद हो गया, शायद युद्धों के कारण, शायद राजनीतिक परिवर्तनों के कारण, और उल्फ बेरहट तलवारें इतिहास से लुप्त हो गईं, मानो किसी ने अचानक एक स्विच बंद कर दिया हो। युद्ध भूमि में जो योद्धा उल्फ बेरहट लेकर उतरता था वह लगभग अजेय माना जाता था। उसकी तलवार हल्की थी, उसकी धार अधिक तीक्ष्ण थी, और जब वह शत्रु की तलवार से टकराती तो प्रायः शत्रु की तलवार टूट जाती, उसकी अपनी नहीं। पर सबसे बड़ा रहस्य यही है, उल्फ बेरहट कौन था? एक अकेला शस्त्रकार, कोई गुप्त संघ, कोई मठ? उनका नाम केवल तलवारों पर अंकित है, इतिहास के अभिलेखों में कहीं नहीं। वे आए, उन्होंने अपने समय से कहीं आगे की एक तकनीक दी और फिर बिना कोई स्पष्ट चिन्ह छोड़े अदृश्य हो गए। नंबर 6, ओल्मेक विशाल शिलामस्तक। एज़टेक से पहले, माया से भी पहले, अमेरिका की सबसे प्राचीन महान सभ्यता थी ओल्मेक, और उन्होंने जो पीछे छोड़ा वह आज भी इतिहासकारों को रातों में जागने पर मजबूर कर देता है। मेक्सिको के घने जंगलों में वेराक्रूज और तबास्को राज्यों में 17 विशाल पत्थर के सिर प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक अद्वितीय, प्रत्येक का चेहरा अलग, प्रत्येक का शिरस्त्राण अलग। सबसे बड़े का वजन लगभग 40 टन और ऊंचाई 3.4 मीटर है, और ये लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं, लगभग 900 ईसा पूर्व के। जिस बेसाल्ट पत्थर से इन्हें तराशा गया वह तुक्सतला पर्वतमाला में मिलता है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। उस युग में मेसो अमेरिका में न पहिया था, न घोड़े, न कोई यांत्रिक क्रेन, फिर भी 40 टन वजन के पत्थर इतने दूर से लाए गए। कैसे संभव है कि उन्हें बेड़ों पर लाया गया हो या हजारों लोगों की सामूहिक शक्ति से खींचा गया हो? ये आज भी अज्ञात है। और इन चेहरों को देखिए, उनके नए नक्श। कुछ लोगों का कहना है कि वे अफ्रीकी प्रतीत होते हैं। चौड़ी नाक, भरे हुए होंठ। क्या कोलंबस से पहले अफ्रीकी लोग अमेरिका पहुंचे थे? मुख्य धारा का विज्ञान कहता है नहीं, ये स्थानीय विशेषताएं हैं। परंतु यह विवाद आज भी समाप्त नहीं हुआ है। ओल्मेक सभ्यता का उदय कैसे हुआ, वह कहां से आई और फिर अचानक क्यों लुप्त हो गई, हम नहीं जानते। ये पत्थर के शिलामस्तक 3000 वर्षों से खड़े हैं और अब तक एक भी स्पष्ट उत्तर नहीं देते। नंबर 7, एबी ऑफ सैन गलगानो। राजा आर्थर, एक्सकैलिबर और पत्थर में धंसी तलवार। यह कथा तुमने सुनी है। एक दंत कथा, एक कहानी, एक कल्पना, या शायद नहीं। इटली के टस्कनी क्षेत्र में एक खंडहर नुमा मठ है, एबी ऑफ सैन गलगानो। उसके निकट एक छोटी सी प्रार्थना गृह है, रोटंडा ऑफ मोंटेसिएपी, और उस प्रार्थना गृह के फर्श में एक पत्थर के भीतर धंसी हुई है एक तलवार, वास्तविक तलवार, 12वीं शताब्दी की, आज भी वहीं विद्यमान। ये कथा है गालगानो गुइदोटी की। उनका जन्म 1148 में टस्कनी के क्यूजदिनो में हुआ था। वे एक शूरवीर थे, समृद्ध परिवार, सुख संपन्न जीवन, किंतु कहा जाता है उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। महादूत माइकल ने उनसे कहा, इस हिंसक जीवन को त्यागो, इस संसार से विरक्त हो जाओ, ईश्वर की ओर मुड़ो। गालगानो ने पहले इसे असंभव कहकर हंसी में उड़ा दिया। एक शूरवीर अपनी तलवार नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि यह उतना ही असंभव है जितना किसी पत्थर में तलवार घोंप देना, और फिर उन्होंने वही कर दिखाया। मोंटेसिएपी की उस पहाड़ी पर उन्होंने अपनी पूर्ण लंबाई की तलवार को पत्थर में धंसा दिया। वह एक प्रतीक था, योद्धा जीवन का अंत। अब वे एक सन्यासी थे। उन्होंने अपनी तलवार को क्रॉस के आकार में स्थापित किया और उसके सामने प्रार्थना की, और वह तलवार उसी पत्थर में रह गई।
2001 में इतालवी वैज्ञानिकों ने उस तलवार का वैज्ञानिक परीक्षण किया। परिणाम यह था कि तलवार वास्तव में 12वीं शताब्दी की है, धातु उसी काल की है, स्थान प्रामाणिक है, यह कोई छल नहीं, यह वास्तविक है। गालगानो का निधन 1181 में हुआ, मात्र 33 वर्ष की आयु में। 1185 में पोप लूसियस तृतीय ने उन्हें संत घोषित किया। असाधारण रूप से शीघ्र उनके सम्मान में वह प्रार्थना गृह निर्मित हुआ और उसी में वह तलवार आज भी सुरक्षित है, पारदर्शी आवरण के पीछे संरक्षित। एक और तथ्य विचारणीय है, गालगानो का जन्म 1148 में हुआ। फ्रांसीसी लेखक क्रेतियान द ट्रोआ ने राजा आर्थर की कथाएं, जिनमें पत्थर में तलवार का उल्लेख है, 1170 के दशक में लिखनी आरंभ की। उसी काल में उसी क्षेत्र से जुड़े फ्रांसीसी साधु टस्कनी में उपस्थित थे। क्या यह मात्र संयोग है? शायद, या शायद एक्सकैलिबर की कथा किसी कल्पनाकार की रचना मात्र नहीं थी। संभव है उसने एक वास्तविक घटना सुनी हो, एक वास्तविक शूरवीर की, एक वास्तविक तलवार की, एक वास्तविक पत्थर की, और उसे दंत कथा का रूप दे दिया हो। दोस्तों, यह थी इतिहास की 7 सबसे रहस्यमयी चीजें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी चीज आपको सबसे रहस्यमयी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।